Lyophilic colloids is quite easy. Next point, their formation is reversible. Next point is their formation is reversible. Write down, their formation is reversible. What does it mean formation is reversible? इसका मतलब है कि अगर मान लो कोलाइडल सॉल्यूशन आपने बनाया, पानी में स्टार्च डाल दिया और वो स्टार्च नीचे घोल दिया अच्छी तरह से, अगर थोड़ी देर बाद वो स्टार्च नीचे बैठना शुरू करे तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर दोबारा से कोलाइडल बनाना है तो जस्ट एक चम्मच लो, उसे हिला दो, बस दोबारा से मिक्स हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो नीचे सेटल हो गया तो आप उसे दोबारा नहीं बना सकते। सिंपल मिक्सिंग से दोबारा रिवर्सिबली वो जनरेट हो जाता है। तो उनको हम एक बार खराब हो जाने पे दोबारा से जस्ट स्टर किया या गर्म किया तो दीज सोल्स आर अगेन रेडी फॉर यूज। कोलाइडल सॉल्यूशन दोबारा बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास है ये वाला सोल लायोफोबिक सोल में आपके पास है लेट्स सपोज गोल्ड प्लस वाटर। आपने बड़ी मुश्किल से गोल्ड और वाटर को मिक्स किया और कोलाइडल बनाया। अब बड़ी मुश्किल से कोलाइडल बनाया ना, थोड़ी देर पड़ा रहा और गोल्ड नीचे बैठ गया, सारा का सारा पानी ऊपर है, यानी पाउडर ऑफ गोल्ड दैट इज सेटलिंग डाउन, वाटर इज सेपरेटेड आउट। अब अगर आप मिक्स करोगे तो क्या गोल्ड की कोई एफिनिटी है पानी के लिए? No. नहीं है। अगर आप मिक्स करोगे थोड़ी देर फ्लोट करेगा, फिर नीचे बैठ जाएगा। तो इट मीन्स लायोफोबिक सोल्स अगर एक बार खराब हो जाए तो उनको बनाने के लिए हमें मुश्किल आती है। वी कैन नॉट प्रिपेयर देम इजीली। इरिवर्सिबल टाइप की होती है, पहले तो बनाना ही मुश्किल है। अगर बन जाए और खराब हो जाए तो दोबारा बनाने के लिए सेम एफर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो लायोफिलिक सोल्स में हमने कहा दीज आर रिवर्सिबल। इसमें रिवर्सिबल का मतलब ये नहीं कि वो दोनों चीजें अलग हो सकती हैं। रिवर्सिबल का मतलब सिर्फ इतना है कि एक सॉल्यूशन है, अगर वो खराब हो जाए या नीचे सेटल कर जाए तो जस्ट बाय स्टिरिंग वी कैन अगेन गेट द सेम कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आपने लिखा देयर फॉर्मेशन इज रिवर्सिबल। दैट means if coagulation takes place for a while, if coagulation, term is coagulation का मतलब होता है सोल के पार्टिकल्स का नीचे बैठ जाना। If coagulation takes place, we can again get the soul just by stirring. सस्पेंशन होगा हमारे पास सैंड और वाटर। कोलाइडल तो कभी भी नहीं था, तो हमेशा से सस्पेंशन था। हाँ जी, चलो लायोफोबिक में आप अपने अपने पॉइंट्स के सामने पॉइंट्स बोलेंगे। हमने पहला पॉइंट लिखा एग्जाम्पल, सेकेंड पॉइंट बताओ जी। नेक्स्ट, लायोफोबिक आर गोइंग टू बी लेस स्टेबल। दीज आर लेस स्टेबल। वहां लिखा था वेरी स्टेबल, तो लायोफोबिक आर लेस स्टेबल। समझ आ गया? डिस्पर्स्ड फेज कैन बी इजीली सेपरेटेड। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? डिस्पर्स्ड फेज कैन बी इजीली सेपरेटेड। स्पेशल मैथड, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा बनेगा स्पेशल मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन आर रिक्वायर्ड। हाँ जी बेटा, कैन बी नहीं, इसमें हमने डिस्पर्स्ड फेज अगर अलग करना है, मान लो हमें कोलाइडल सॉल्यूशन सल्फर का सॉल्यूशन बनाया, सल्फर उसमें पानी में जबरदस्ती मैंने घोल दी, तो अब मैं जरा सी कंडीशन चेंज करूंगी तो सल्फर सारी नीचे बैठ जाएगी, तो मुझे सल्फर निकालना मेरे लिए आसान हो गया ना। तो डिस्पर्स जो फेज है वो हम आराम से निकाल सकते हैं। दैट कैन बी सेपरेटेड इजीली, दैट कैन बी सेपरेटेड होगा ना। फिर मुश्किल है, स्टार्च में से पानी निकालना आसान नहीं होता ना, फिर तो आपको पानी उड़ाना ही पड़ेगा तो ही आटा सूखेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ बेटा, लायोफोबिक में डिस्पर्स्ड फेज कैन बी सेपरेटेड इजीली। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा था आपने? स्पेशल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आर रिक्वायर्ड फॉर लायोफोबिक सोल्स। लायोफोबिक सोल बनाना इतना आसान नहीं होता, हर सोल को बनाने के लिए हमें स्पेशल टेक्निक या स्पेशल मेथड चाहिए होता है, यानी सिंपली मिक्सिंग से नहीं बनती वो। लायोफोबिक सोल्स आर रिक्वायरिंग स्पेशल मेथड्स फॉर देयर प्रिपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट,
Their formation is irreversible. इरिवर्सिबल सोल्स। लायोफोबिक को हम कहते हैं इरिवर्सिबल सोल्स, यानी एक बार खराब हो जाए दोबारा बनाना इतना आसान नहीं होता। ठीक है जी। और लास्ट में लायोफोबिक में लास्ट में लिखो, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर लायोफोबिक सोल्स। स्टेबलाइजिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर लायोफोबिक सोल्स। ठीक है जी। तो लायोफिलिक और लायोफोबिक क्लासिफिकेशन वी हैव डन। स्पेशल एजेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर लायोफोबिक सोल्स। अगर आपने कभी नोट किया हो तो जो क्रीम्स होती हैं, अगर आप उनको पढ़ोगे तो क्रीम में ऑयल और वाटर होता है, लेकिन ऑयल और पानी घर में मिक्स करो तब तो क्रीम नहीं बनती। ऑयल प्लस वाटर, घर पे तो आप क्रीम नहीं बना पाते ना, क्रीम तो मार्केट से खरीदनी पड़ती है। तो हमें उसमें कुछ एजेंट डालने पड़ते हैं, और ऑयल और वाटर मिक्स भी नहीं होते। तो जो एजेंट्स हम उसमें डालते हैं जिससे वो मिक्स हो जाए, और वो मिक्सिंग के बाद आपको वैसे ही स्टेबल नजर आए। ऐसा तो नहीं होता कि मार्केट में जब क्रीम खरीदने गए तब तो क्रीम थी और घर आके रखी और ऑयल अलग पानी अलग। तो उसमें अच्छे खासे स्टेबलाइजिंग एजेंट डले होते हैं, जिसकी वजह से वो जो इमल्शन सी बनती है वो वैसे ही रहती है। और कई बार क्या होता है, कुछ क्रीम्स खराब हो जाती है। जैसे अभी आपने सर्दियों में, विंटर्स में आपने कोल्ड क्रीम खरीदी और वो पड़ी रही और आप सर्दियों के बाद गर्मियों में तो नहीं लगाओगे, फिर सर्दियों में ही लगाओगे कोल्ड क्रीम। अगर आपने बॉटल खोली तो आपको नजर आता है कि पानी अलग हुआ होता है थोड़ा सा और क्रीम थोड़ी अलग हो जाती है, और हम कहते हैं एक्सपायरी डेट आ गई या क्रीम खराब हो गई। तो बेसिकली क्या होता है, उसका स्टेबलाइजिंग एजेंट जो है वो काम नहीं कर रहा होता, या टेम्परेचर ग्रेडियंट वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो सोल खराब हो गया, तो कोलाइडल सोल खराब हो गया। ठीक है, समझ आ गया कि सम स्टेबलाइजिंग एजेंट्स। ऑयल प्लस वाटर, कभी भी आपके घर में तो क्रीम नहीं बनती, लेकिन क्रीम बनाने वाले उसी ऑयल प्लस वाटर को क्रीम कह के बेचते हैं। ठीक है, इसका मतलब कौन सी चीज डालते हैं, दैट इज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट। वो एक स्टेबलाइजिंग एजेंट डालते हैं। इसी तरह से जो आइसक्रीम हम खाते हैं, दैट इज ऑल्सो कोलाइडल। घर में तो आइसक्रीम उतनी बढ़िया नहीं बनती जितनी आइसक्रीम बढ़िया सी आपको मार्केट से मिलती है। और घर में कभी आप अगर पानी वाली आइसक्रीम जमाओ, ठीक है, यानी दूध, आपने सिर्फ दूध ही जमा दिया, आपने कोई कस्टर्ड या कुछ थिकनेस नहीं डाला, तो अगर थिकनर ना डालो तो जो दूध जमता है ना, वो पतला पतला सा दूध, तो साफ नजर आता है कि पानी का बर्फ का टेस्ट आता है उसमें। अगर आपने कहीं वैसे कोशिश की हो कि आज मैं दूध में चीनी डाल के जमा के देखती हूँ, तो वो पानी सा जमता हुआ नजर आता है, दूध सा कम नजर आता है। लेकिन उनकी आइसक्रीम तो बहुत थिक होती है, तो अगेन सम स्टेबलाइजिंग एजेंट्स आर देयर। उसमें भी स्टेबलाइजर्स डाले होते हैं, जिसकी वजह से ऑयल प्लस वाटर का टेस्ट आपको पूरा मिक्स्ड सा नजर आता है। मिल्क उसमें प्रॉपरली मिक्स्ड नजर आता है, अदरवाइज मिल्क कम होता है, स्टेबलाइजर ज्यादा खाते हो आप। ठीक है, तो अगर आपको एक स्टेबल सी आइसक्रीम बनानी हो थिक सी, तो आपको उसमें कस्टर्ड या वो आइसक्रीम मेकर्स वो डालने पड़ते हैं। ठीक है, ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट इज सेकंड, नेक्स्ट classification of colloidal source on the basis of nature of dispersed phase। अगर हम डिस्पर्स्ड फेज की नेचर देखें और उसके बेसिस पे क्लासिफाई करने की कोशिश करें, तो देयर आर 3 types of colloidal solutions। Now we have 3 types and these 3 types are, first is going to be multi-molecular। फर्स्ट सोल हमारे पास है multi-molecular colloid। Second is going to be macromolecular colloid। Second is macromolecular colloid। And third is going to be associated colloid। Third is associated colloid। So we have 3 types of colloidal solutions on the basis of nature of dispersed phase। One is multimolecular colloid, second is macromolecular colloid, and third is associated colloid। Multimolecular colloid and macromolecular, पहले हम ये 2 कर लेते हैं। एसोसिएटेड एक अच्छा सा टॉपिक है, वो बाद में करते हैं। मल्टीमोलिकुलर कोलाइड का मतलब है, अगर हम सल्फर लें S8 तो स्मॉल साइज, S8 का साइज बहुत छोटा है, लेस देन 10⁻⁻⁹ मीटर।
यानी कोलाइडल साइज से कम। अगर कोलाइडल साइज से कम है तो नेचुरल है ये कोलाइडल सोल तो नहीं बना पाता। ठीक है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड अभी बताती हूँ। अब हम कहेंगे S8 एक छोटा सा यूनिट है और बेटा S8 का स्ट्रक्चर है W लाइक, क्राउन लाइक बोलते हैं हम। ये S8 है। दिस इज 1 सल्फर, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8 सल्फर। अब ये जो S8 है, अगर बहुत सारे S8 एक क्लस्टर बना ले, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, नॉन पोलर, ऑल S8 आर नॉन पोलर, और पानी में तो घुलना ही नहीं चाहते। अगर ये नॉन पोलर है और सबके सब नॉन पोलर यूनिट एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहना शुरू कर दें और साइज को इंक्रीज कर लें टू अ लेवल ऑफ कोलाइडल रेंज, अगर ये अपने साइज को कोलाइडल रेंज में ले जाए, कोलाइडल रेंज इज देयर नाउ, आप कहोगे दिस इज मल्टी मॉलिक्यूलर यूनिट, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने एक क्लस्टर बनाया और वो क्लस्टर अब किस साइज का है, कोलाइडल साइज का है। अब ये क्लस्टर पानी के अंदर क्या बन जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल। अकेला सल्फर पानी में घुलना भी नहीं चाहता था और ये क्लस्टर भी पानी में नहीं घुलना चाहता, लेकिन ये क्लस्टर का साइज किस रेंज में चला गया, कोलाइडल रेंज में चला गया। तो हमें क्या नजर आएगा कि कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सल्फर आर हैंगिंग इन दैट वाटर। ठीक है, तो अगर हम सल्फर सोल बनाते हैं, इफ वी हैव सल्फर सोल, एग्जाम्पल ऑफ सल्फर सोल, तो सल्फर सोल जो है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। It means large number of molecules form a cluster, stay together and have colloidal range of radius. ठीक है, ये समझ आया कि what is multi molecular colloid? पहला पॉइंट समझ आ गया? यहाँ तक नोट करो, इसके नीचे लिखो। सारी नॉन पोलर है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करो। ओके जी, लिखो। लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, हाँ मल्टी मॉलिक्यूलर को डिफाइन कर रहे हैं कि अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिख के आओगे। ठीक है, large number of atoms, large number of atoms or molecules। हाँ जी बेटा, सल्फर का क्या कह रहे हो, सल्फर सोल लायोफोबिक है। हाँ जी बेटा, लायोफोबिक। ठीक है, ये सल्फर नॉन पोलर है और पानी पोलर है, तो मिलेंगे तो नहीं, है ना। ओके बेटा, नाउ इट इज लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स व्हेन फॉर्म एग्रीगेट और क्लस्टर, व्हेन फॉर्म एग्रीगेट और क्लस्टर, व्हेन फॉर्म एग्रीगेट और क्लस्टर हैविंग साइज ऑफ कोलाइडल रेंज, having size of colloidal range। The soul thus formed is called multi-molecular colloid। अब मैंने बोला एटम्स भी ऐसी सोल बनाते हैं और मॉलिक्यूल भी। सल्फर सोल में किसके क्लस्टर बने, मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, यहां मैं लिखी हूं, यहां ध्यान से देखो, मल्टी मॉलिक्यूल। यहाँ पे मैंने स्पेशली लिखी हूँ 1000 और मोर देन 1000 S8, यानी एक क्लस्टर में 1000 से ऊपर के सल्फर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पैक होके कोलाइडल रेंज में जाते हैं। यानी आपकी कोलाइडल रेंज एक आधे या 10-12 सल्फर से नहीं बनती, उसमें कम से कम 1000 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होंगे तब जाके वो कोलाइडल पार्टिकल बनता है। ठीक है, अब मैंने बोला एटम्स, सल्फर सोल तो हमें समझ आ गया कि मॉलिक्यूल्स आर क्लस्टर टुगेदर।
तो आपके पास एग्जाम्पल सल्फर सोल आप लिख चुके हो। सेकेंड एग्जाम्पल इज गोल्ड सोल। अगर सल्फर S8 इतना छोटा है तो अकेला गोल्ड भी कोई बहुत बड़ा नहीं होने वाला। ये तो आप समझ पाए हो कि S8 जब हमने कहा बहुत छोटा है तो सिंगल गोल्ड AU भी कौन सा कोई बहुत बड़ी चीज होगी कि भाई फुटबॉल ही होगा। तो गोल्ड का भी एक पार्टिकल बहुत छोटा है, तो अगेन थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड पार्टिकल्स स्टे टुगेदर, क्लस्टर टुगेदर टू फॉर्म कोलाइडल सोल। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखोगे एग्जाम्पल गोल्ड सोल और ब्रैकेट में लिखोगे गोल्ड एटम्स एग्रीगेट। वहां पे गोल्ड के एटम्स जो है वो एग्रीगेट करेंगे, यानी गोल्ड सोल एक मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कहलाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड। मूव ऑन टू मैक्रोमोलिक्यूलर। मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड में इफ मॉलिक्यूल ऑफ dispersed phase is having very large size of कोडाइडल रेंज। तो अगर आपके पास मॉलिक्यूल जो खुद है वो खुद ही इतना बड़ा है और कोलाइडल रेंज नहीं है, फिर हमें कुछ भी नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मिल्क प्रोटीन्स का साइज ही इतना बड़ा है और कोलाइडल रेंज में है। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास है डीएनए। आपको पता है डीएनए एक पॉलीमर है, बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल। सेम वे आरएनए अ लार्ज मॉलिक्यूल। और वी कैन से पॉलीमर्स, जितने भी पॉलीमर्स होते हैं ये सब के सब क्या बनाएंगे, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स। ये जब आपका मॉलिक्यूल खुद ही पॉलीमेरिक है, बहुत ही बड़ा है। स्टार्च क्या है आप बताओ, स्टार्च क्या होता है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अगर वो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है तो अंडरस्टूड हो गया ना कि कौन सी सोल बनाएगा, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड। समझ रहा है। तो जितने भी पॉलीमर्स हैं, जैसे अब आप चैप्टर करोगे, जब आपका प्लस 2 में एक चैप्टर है पॉलीमर्स, तो जितने भी पॉलीमर्स हैं अगर उन सबका कोलाइडल सोल्यूशन बनाया जाए तो सब कौन से सोल बनाएंगे, दे आर गोइंग टू मेक मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड। ठीक है, 2 कैटेगरीज हमारी कवर अप हो गई। नाउ वी हैव एसोसिएटेड कोलाइड। एक पिक्चर नेक्स्ट हेडिंग इज एसोसिएटेड कोलाइड। लिख लो जी, जल्दी लिखो। थोड़ा सा खत्म हो सके। फिर उस अकॉर्डिंग करना नेक्स्ट टाइम मैं तो बोल रही हूँ डिस्ट्रॉय नहीं करना आपने कोलाइड्स को। अभी कहाँ कोलाइड डिस्ट्रॉय किया, शुरू किया, अभी शुरू ही नहीं किया बताने मैंने। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट इज एसोसिएटेड कोलाइड। रहेगा आपका भी पास मना कर दिया हाँ बेटा, एसोसिएटेड कोलाइड पे चलते हैं। लिखिए, पहले समझ लो फिर लिखना, क्योंकि एसोसिएटेड कोलाइड समझने वाला ज्यादा है, लिखने वाला चलो जो है सो है। मान लेते हैं कि मेरे पास है RCOONA। ठीक है, इसे हम सोप कहते हैं और इसको पानी में डालें तो हमारे पास बनेगा RCOO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। आपको यहां तक तो आता है, ठीक है, इतना तो पता है आप। अगर सोप को पानी में डालें और ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब सोप बहुत कम और पानी बहुत ज्यादा,
तो डाइल्यूट सॉल्यूशन एक ट्रू सॉल्यूशन होता है। आप सबने ये बनाया हुआ है, पानी में सोप डालो और हिलाओ, थोड़ा सा साबुन डाला और हिला दिया, तो आप नोट करते हो ट्रू सॉल्यूशन बनता है, उसमें कोई कोलाइडल नेचर नहीं होती। इज इट क्लियर? होती है मैम थोड़ी थोड़ी सी ट्रांसलेशन। अच्छा, थोड़ा सा साबुन लगाया आपने, थोड़ी सी। चलो ऐसा करो ना, एक बाल्टी में आधा चम्मच सर्फ डाल दो, हिला लो, तो क्या कोलाइडल बन जाता है? यस मैम। एक बाल्टी में आधे चम्मच से सर्फ डाल दिया पानी भर के, आधी बाल्टी में आधा पानी रखना, बाल्टी में पानी पूरा भर के और फिर उसमें आधा चम्मच सर्फ डाला और अच्छे से हिलाया, तो क्लियर लाइट ब्लू से कलर का सॉल्यूशन बनेगा। अच्छे से। ठीक है, वो टर्बिड नहीं होता। ठीक है, अब अगर हम हाई कंसंट्रेशन है, इफ सोप प्लस वाटर एंड नाउ हाई कंसंट्रेशन इज देयर, आपने डाइल्यूट नहीं रखा, अब आपने हाई कंसंट्रेशन ली। अगर आप हाई कंसंट्रेशन लो तो आपको सॉल्यूशन कोलाइडल मिलता है। नाउ इट इज कोलाइडल सोल। यानी बहुत ज्यादा सर्फ डाल दो, फिर हिलाओ। अब एक मग लो और उसमें पानी डालो थोड़ा सा और 2-3 चम्मच सर्फ डाल दो, हिलाओ, तो आपको उस मग में वो कोलाइडल सॉल्यूशन नजर आ जाएगा। क्योंकि पानी भी थोड़ा है और सर्फ ज्यादा है, तो नेचुरल कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। मैं इसलिए नहीं कहा बाल्टी में बना देना, क्योंकि बाल्टी में आपने आधा किलो सर्फ डाल दे रहे हैं कोलाइडल बनाते बनाते। और मम्मी ने मुझे कहना है कि कमाल के मैं सर्फ का नुकसान करा दिया इतना सारा। ठीक है, तो जब आपने कंसंट्रेशन हाई बनाई तो इट इज गोइंग टू बी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत सारा सर्फ डाल दिया, 2-3-4 चम्मच हिलाया अच्छे से, तो यू विल फाइंड कि वो कोलाइडल है। अब हमारे पास ये कोलाइडल है और सेम ही सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है, ट्रू। यानी जब डाइल्यूट था तो ट्रू, और जब हाई कंसंट्रेशन हुई तो इट इज गोइंग टू बी कोलाइडल।